आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग ध्वनि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे साइंस के फिजिक्स के अंतर्गत आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण और एक छोटी सी टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग ध्वनि से जुड़े सारी बातों का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि का अर्थ और परिभाषा क्या है, ध्वनि का संचरण कैसे होता है, यानी कैसे एक जगह से दूसरे जगह ध्वनि गमन करती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ ध्वनि को चाल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी आप अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरकर स्टडी पे। इस YouTube चैनल के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग ध्वनि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कम समय में हम सभी लोग अच्छे से ध्वनि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? जो हमारा आवाज़ होती है, जैसे हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, यह भी एक प्रकार का ध्वनि ही है। या फिर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी की आवाज़ सुन रहे हैं, लोगों का कोलाहल सुन रहे हैं, पक्षी पशु का आवाज़ सुन रहे हैं, तो वो सभी क्या है, एक प्रकार का ध्वनि ही है। तो ध्वनि क्या होता है कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमें सुनने की संवेदना को उत्पन्न करती है। जैसे आप किसी लाउड स्पीकर से आ रही आवाज़ को सुनते हैं तो क्या होता है ना कि वहाँ पर हमारा ध्वनि काम करता है। ध्वनि क्या होता है? तो ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमें सुनने की संवेदना को उत्पन्न करती है। और ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, यानी आवाज़ कहीं से निकलती है तो वह किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कंपन के फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होता है। यानी ध्वनि के उत्पन्न होने के लिए कंपन का होना, वाइब्रेट का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी, जब तक कोई भी चीज़ वाइब्रेट नहीं करेगा, कंपन नहीं करेगा, तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होते हैं। इसीलिए कंपन के फलस्वरूप ही ध्वनि उत्पन्न होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। और कंपन के माध्यम से ही ध्वनि का आगे की ओर संचरण भी होता है, जो हम अभी आपको आगे बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक में और जानते हैं कि ध्वनि की हम लोग किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि ऊर्जा का वह स्वरूप जो श्रवण की संवेदना को उत्पन्न करती है उसे हम ध्वनि कहते हैं। यानी ऊर्जा का वह स्वरूप है जो हमें सुनने की संवेदना को उत्पन्न करती है। मनुष्य के अंदर या फिर कोई भी सजीव के अंतर्गत अंदर जो सुनने की संवेदना को उत्पन्न करती है वही ध्वनि होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। यानी हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस प्रकार से गमन होता है, इसके बारे में आप अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं कि वो ये है कि ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि तरंग के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि गमन कैसे करेगी? तो ध्वनि गमन भी करती है, तरंग के माध्यम से गमन करती है। अब तरंग क्या होता है? जैसे आप बहुत जगह पर ऐसे ऐसे बना हुआ देखते हैं, यही हमारा तरंग को दर्शाता है। जैसे यहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे ध्वनि का यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये ऐसे करके तरंग के माध्यम से ऐसे उछलते हुए आगे की ओर गमन करती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है कि ध्वनि तरंग के माध्यम से गमन करती है। दूसरा जो पॉइंट है ध्वनि के संचरण के संदर्भ में वो यह है कि ध्वनि तरंग जो होता है वो एक यांत्रिक तरंग होता है, जिसके संचरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, तरंग हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे यांत्रिक तरंग, दूसरा होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, जिसके बारे में मैं आपको इसके जस्ट अगले वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन, उस वीडियो के लिंक जो है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसको भी आप आसानी से देख करके तरंग के संदर्भ में सारी जानकारी को प्राप्त कर लीजिएगा। तो ध्वनि का जो तरंग है वह एक यांत्रिक तरंग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तरंग दो प्रकार के होते हैं, एक होगा आपका यांत्रिक और दूसरा होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो जो हमारा यांत्रिक तरंग होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यानी गमन करने के लिए किसी न किसी रूप से एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और यह जो माध्यम होता है वो आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी कि यह माध्यम तीनों में से, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था का माध्यम हो सकता है। यानी वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि ध्वनि का सबसे अधिक चाल ठोस में होता है, उससे कम चाल द्रव में होता है और सबसे कम चाल जो होता है वह गैस में होता है। और आगे आप बात करेंगे निर्वात के बारे में। तो निर्वात में ध्वनि का गमन होता ही नहीं है। देखिए, प्रकाश हमेशा निर्वात में गमन कर जाएगा, लेकिन ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता। यानी ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी रूप से एक माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात कोई माध्यम नहीं होता है। इसीलिए निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है और ध्वनि यांत्रिक तरंग है, इसीलिए इसको गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस हो या फिर द्रव हो या फिर गैस हो। वो तीनों में से किसी भी माध्यम में
गमन कर सकता है, लेकिन अगर निर्वात हो तो वहाँ पर ध्वनि हमारा गमन नहीं करेगा। इसी का जो आप एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, जैसे किसी कमरे को आप बंद कर दीजिएगा अच्छे ढंग से, उसका खिड़की दरवाज़ा हर चीज़ लॉक कर दीजिएगा, तो अंदर में से जो आवाज़ कोई व्यक्ति बोलता है तो हमें बाहर में उसकी आवाज़ नाक के बराबर सुनाई देता है, थोड़ा बहुत सुनाई देता है। अगर जहाँ पर वायु का थोड़ा भी आदान प्रदान होता है तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकल के आ जाती है, नहीं तो अगर वो भी बंद कर दिया जाए तो हमें वहाँ से भी आवाज़ निकल के नहीं आएगी। इसका यही कारण है कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। जैसे कोई 4 व्हीलर जैसे 4 चक्के का कोई भी दरवाज़ा जो होता है, चारों दरवाजा जितने सारे शीशे होते हैं सबको आप लॉक कर दीजिए अच्छे से, तो अंदर में जो व्यक्ति बोलेगा उसकी आवाज़ आप बाहर में नहीं सुन सकते हैं। इसका यही रीज़न होता है कि चूँकि वहाँ पर चूँकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं बनता है जिसके माध्यम से ध्वनि बाहर आ सके और उसकी आवाज़ें हम तक पहुँच सके। इससे स्पष्ट होता है इन 2 एग्जाम्पलों के माध्यम से कि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी रूप से माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है या फिर अनुप्रस्थ तरंग होता है। इसके बारे में आपको वही तरंग वाले वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। तो आप हमेशा फिलहाल इतना याद रखिए यहाँ पर कि ध्वनि जो होता है वह हमेशा अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। अब अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है इसके बारे में आपको जस्ट मैं अगले वाले वीडियो में बता दूंगा, आप उसको देख करके इन सारी चीज़ों को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि ध्वनि का सर्वाधिक चाल ठोस में होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ठोस माध्यम में ध्वनि का सर्वाधिक चाल होता है, इससे थोड़ा सा कम आपको द्रव में हो जाएगा और सबसे कम आपका जो है गैस में हो जाएगा, और निर्वात में तो उसका चाल होता ही नहीं है, ठीक है। देखिए ये तीनों माध्यम में गमन जरूर करता है, ठोस में भी गमन करेगा, द्रव में भी गमन करेगा और गैस में भी गमन करेगा, लेकिन सबसे अधिक चाल अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपका जवाब होगा ठोस, उसके बाद द्रव और सबसे कम गैस में। और कहाँ पे ध्वनि गमन ही नहीं करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पे निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। कुछ और बातें हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि ध्वनि के चाल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक होते हैं, यानी कि कौन से ऐसे कारक हैं जो ध्वनि के चाल को प्रभावित कर देगा। प्रभावित करने का मतलब यहाँ पर ये है कि या तो उसकी चाल को जो है वो उसकी चाल को या तो बढ़ा देगा या फिर उसकी चाल को क्या हो जाएगा उसको कम कर देगा, यानी कि उसको घटा देगा। तो देखिए या तो उसकी चाल को बढ़ाया फिर भी प्रभावित हुआ, कम कर दिया फिर भी प्रभावित हुआ, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो ध्वनि के चाल को प्रभावित करते हैं। तो इसमें से सबसे जो पहला यहाँ पर कारक है वो है आपका तापमान, जिसको टेम्परेचर, ठीक है। तापमान को हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं। जैसे तापमान अगर बढ़ जाएगा तो ध्वनि का जो चाल है वह भी आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि किसी भी जगह पर आप देखेंगे कि जहाँ का गर्म माहौल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ध्वनि का जो है बहुत अधिक चाल होता है। जैसे आप धीरे से भी बोलिएगा तो बहुत दूर तक आवाज़ आपकी वहाँ तक पहुँच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वायु की आर्द्रता जैसे ही बढ़ती है, वायु की आर्द्रता बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वायु में नमी का बढ़ जाना। नमी का बढ़ जाना का मतलब ये हुआ, इसको शॉर्ट करिएगा तो ऐसे कह सकते हैं कि वायु में पानी की मात्रा का बढ़ जाना, यही इसके वायु में आर्द्रता के बढ़ने को दर्शाता है। तो वायु में जब आर्द्रता की वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के माध्यम से आप यहाँ पर स्पष्ट हो जाइएगा। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि बारिश के मौसम में जैसे ही बारिश समाप्त होती है तो पक्षियों का किलकिलाहट है वो आपको आसानी से कानों तक गूंजती नजर आती है। जैसे आप धीरे से भी कोई बात बोलिएगा बारिश के तुरंत बाद तो दूर तक आवाज़ जाएगी और आपकी आवाज़ लगेगी कि हम धीरे से भी बोल रहे हैं तो ज़ोर से हम बोल रहे हैं और आपकी आवाज़ें टकरा रही है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बारिश के जस्ट बाद जब हम जिस परिवेश में रहती है वहाँ पर अगर बारिश होती है तो पानी आती है, ठीक है। पानी जब हमारे वायुमंडल में आ जाती है तो वहाँ की क्या होती है, नमी बढ़ जाती है, और नमी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ की वायु की आर्द्रता बढ़ गई, और जैसे ही आर्द्रता बढ़ जाती है तो ध्वनि की उस जगह पे क्या हो जाएगी, चाल भी बढ़ जाएगी। तो इसका यही रीज़न है कि बारिश के तुरंत बाद आप देखेंगे कि पक्षियों की आवाज़ बहुत मीठी मधुर आपको सुनाई देगी, किलकिलाहट आपके कानों को गूंजेगी। इसका यही रीज़न है कि पानी होने के कारण वायु की आर्द्रता बढ़ जाती है और जिसकी वजह से हमें सुनाई अच्छे ढंग से देने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका यहाँ पर कि इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर इसको फिर से दोबारा यहाँ पर बताने के लिए मेंशन कर दिया है कि शुष्क वायु में ध्वनि की गति धीमी होती है। शुष्क मैंने कहने का मतलब हो गया क्या, जहाँ पे ड्राई हो यानी सूखा हुआ हो, ठीक है। और वही आर्द्र वायु है जहाँ पर भींगा है, नमी है, वहाँ पर ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। इसी तरह से आप पाएंगे कि ध्वनि की चाल को ताप,
दाब और वायु की आर्द्रता तीनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट यहाँ पर वह है कि मनुष्य का जो श्रव्य ध्वनि परिसर क्या होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य का जो ध्वनि परिसर होता है उसको आप बताएं कि कितना होता है। तो मनुष्य का जो ध्वनि परिसर है यानी सुनने का जो ध्वनि है उसका जो परिसर है, रेंज है, वह है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होता है। यानी कि कहीं कहीं पे आपको 20 हर्ट्ज लिखा तो मिलेगा ही मिलेगा, और 20,000 हर्ट्ज का 20 किलो हर्ट्ज लिखा मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? 20 किलो हर्ट्ज लिखा मिलेगा। ठीक है, तो किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो आप वहाँ पर समझ जाइएगा कि 20,000 हर्ट्ज से दोनों का मतलब बराबर ही होता है। ठीक है, तो मनुष्य का जो श्रवण प्राश होता है वह है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। यानी 20 हर्ट्ज से कम साउंड की ध्वनि को भी मनुष्य नहीं सुन पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को भी मनुष्य नहीं सुन पाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रास है, रेंज फिक्स है, इसी के बीच हम लोग का जो है श्रवण, जो भी हमारे यहाँ हमारे श्रवण जो भी ग्रंथि हैं, जो भी अंग हैं, वो इसी परिसर के बीच में काम करते हैं। तो आई होप कि ध्वनि से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थी, जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, वो सभी मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में कम समय में बताने का प्रयास किया है। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत हो वो बात भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि उन चीज़ों को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक आपका अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, उसको लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर का स्टडी को। धन्यवाद।